हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में पढ़ाई भी पढ़ाई करिए। इस टाइम का पॉजिटिव यूज लीजिए। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं लेक्चर 4। लेक्चर 3 की बात करें तो लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। ये टॉपिक मेरा कंटिन्यू था। इसमें हमने दो टर्म बताए थे, मोलरिटी एंड मोलारिटी। आज का लेक्चर हम लोगों को फोकस होगा इसके आगे, एंड द टर्म इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्लास 11th में आप पढ़े हो, आप जान रहे हो इसका डेफिनेशन, लेकिन मैं इसको एक बार डिफाइन फिर से करता हूँ ताकि आपको अच्छी रिवाइज हो जाए, क्योंकि सॉल्यूशन में भी पढ़ने को दिया है। इसका डेफिनेशन है इट इज रेशियो of mole of a it is the ratio of mole of a particular component to the total number of mole. It is the ratio of mole of a particular component to the total number of mole. आप जान रहे हो, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास 3 केमिकल सब्सटेंस है। इसमें ए का मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए 3 है, बी का नंबर ऑफ मोल ऑफ 5 है और सी का नंबर ऑफ मोल 7 है। अब इसमें इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो ये तो साफ कर रहा है कि इसका रेशियो बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल, मतलब x से लिखना चाहेंगे दोस्तों, तो इसका अपना मोल बाय द टोटल मोल सब रिक्वायर्ड करो तो यह आ जाएगा 15। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों 5/15, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालेंगे तो कितना होगा 20। ये आप जानते भी हो, पहले भी पढ़ चुके हो कि इसका पर्टिकुलर मोल बाय द टोटल मोल। इन सभी का सम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, इन सभी का सम कितना होता है 1 होता है। फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेन में नेट में पूछा जा सकता है, वो ये, उसके पहले थ्योरी पढ़ लें। वो ये है कि मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी को रिलेट करके क्वेश्चन बनता है। तो जरा रिलेशन देख लें, रिलेशन between molality and mole fraction। ओके दोस्तों, कुछ चीजें हम यहां पे लेट करते हैं। लेट जैसे a small w weight of solid, m dash molecular weight of solid, and capital W weight of solvent, m naught molecular weight of solvent, and small n number of mole of solid, and capital N number of mole of solvent। चलो ये सारी चीजें तो ठीक है, हमने लेट कर लिया। तो एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो आप बोलेंगे इसका अपना मोल बाय द टोटल मोल। इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, कैपिटल एन बाय दिस।
चलिए तो आते हैं रिलेशन पे। अब मैं आपसे पूछूं कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, तो आप बोलोगे 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाय एम डैश बाय कैपिटल डब्ल्यू। पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों। इस टर्म को रिप्लेस करने के बाद हम लोग यहाँ पे स्मॉल एन ला सकते हैं। चलो हमने स्मॉल एन ला दिया, कैपिटल डब्ल्यू रहने दिया, मोलरिटी रहने दिया, समझ जाओ। एक छोटा सा यहाँ पे काम करते हैं। काम क्या करते हैं, मैं पूछ रहा हूँ आपको बोलना है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, तो आप यही बोलते हैं कि सर इसका वेट भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट। गुड आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोस्तों। अच्छा इसका मोल आपने कितना मान रखा है, कैपिटल एन, तो कैपिटल डब्ल्यू बाई क्या हुआ, एम नॉट। यदि आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिया तो एन इंटू कितना होगा दोस्तों, एम नॉट। कुछ नहीं करना है, इस वाले वैल्यू को यहाँ पे लाकर रख देना। इट बिकम्स 1000 इंटू स्मॉल एन बाई कैपिटल एन इंटू क्या लिखेंगे दोस्तों, एम नॉट। ओके एक छोटा सा काम करते हैं। क्या छोटा सा काम करते हैं, उस पर हम लोग थोड़ा फोकस कर रहे हैं। सॉरी, ये तो आप समझ गए होंगे यहां तक कि हमने क्या किया, ये वाला वैल्यू यहां पे लाकर रखा। ऊपर और नीचे वाले टर्म को स्मॉल एन बाय कैपिटल एन से डिवाइड करो, तो कैपिटल एन बाय स्मॉल बाय एन इंटू क्या होगा दोस्तों, एम नॉट। आपको बच्चे से जान रहे हो ना कि ये जो टर्म होता है वो क्या होता है, बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ये टर्म क्या होता है दोस्तों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इनटू में क्या लिखेंगे दोस्तों, एम नॉट। और ये क्या हम लोग क्या है, बोलो मोलरिटी। सो ये हम लोगों का एक फाइनल रिजल्ट हो गया। तो क्या एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा तो इन सब डेरिवेशन का कोई नीड नहीं है, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। टर्म्स क्या हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज मोलरिटी। मेरे साथ आपको कॉपी नोट डाउन भी करते जाना है और सारे टर्म्स को भी लिखते जाना है। एम नॉट क्या है दोस्तों, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। एम नॉट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये सारी चीजें आप जान रहे हैं। तो चलिए इसको आप मेरे पैरेलल लिख लीजिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और क्योंकि कई बच्चे अच्छा लगा, उन्होंने पूछा कि सर इसका नोट्स बना लें, तो मैं शुरू से कर रहा हूँ, आप नोट्स बना के पढ़िए। दिस इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी। और जो असाइनमेंट्स आपको देंगे वो सॉल्व करना दूसरा मेथड हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इस रिजल्ट को जरूर याद रखना है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट बना, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पे दोनों का सम, इस फॉर्मूले के अलावा आप क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 होता है। चलिए इसके बाद मोल फ्रैक्शन का एक और रिलेशन जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें भी क्वेश्चन बना, हाल फिलहाल जे एडवांस में क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या है, मैं असाइनमेंट्स में दूंगा और डिस्कस भी करूंगा आपको, लेकिन फिलहाल उसकी थ्योरी को पढ़ा दें। क्वेश्चन ये रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, इसी पे क्वेश्चन था, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आप मेरे पैरेलल देखिए, आपको ये भी बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। इन दोनों को कैसे रिलेट करेंगे दोस्तों, चलो तो देख लेते हैं कैसे रिलेट करें। कुछ टर्म्स जैसे आपने पिछली बार माना था, यहाँ भी वही सारे टर्म्स आपको मानने पड़ेंगे। इसके अलावा एक टर्म्स आपको डेंसिटी यहाँ पे आएगा, तो रो इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ओके। और बाकी सारा वही टर्म्स, स्मॉल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट जो आप जान रहे हो, लिखा हुआ आपके कॉपी में। एम डैश दोस्तों मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, एंड एम नॉट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है, और कैपिटल डब्ल्यू
वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सारी चीजें आप जान ही रहे हो, ये आपको लेट करना पड़ेगा। स्मॉल n क्या है दोस्तों, ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ व्हाट, सॉलिड। कैपिटल N क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ये सब जान लो। जरा इसके फॉर्मूले पे आते हैं मोलरिटी का। कैपिटल M इंटू 1000 इंटू स्मॉल w बाय m डैश बाय वॉल्यूम इन ml। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन होता है। वंस अगेन इस वाले टर्म की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, स्मॉल n लिखेंगे दोस्तों, 1000 इंटू स्मॉल n बाय v इंटू कैपिटल। बोलो ये तो ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस v वाले टर्म को थोड़ा सा रिलेट करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपको पैरेलल नहीं लिखना है, आपको पहले समझ लेना है, देन आपको नोट डाउन करना है। यदि मैं आपसे कहूँ कि डेंसिटी क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर डेंसिटी तो होता है मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। तो यदि हम यहां पे बात करें, ये तो आप जानते हो, यदि हम यहां पे एक काम करें कि मास ऑफ सॉल्यूशन निकालें, तो वॉल्यूम यहां से निकालोगे तो कितना आएगा, v इक्वल टू क्या आएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन बाय में क्या लिखेंगे, रो। मास ऑफ सॉल्यूशन बाय में क्या लिखेंगे, रो। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों के मास को सम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, एक छोटा सा काम करता हूं, मास ऑफ सॉलिड और मास ऑफ सॉल्वेंट के वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करते हैं। इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, लिखिए नहीं, सिर्फ समझिए, रफ वर्क इसका ही दे। छोटा सा क्वेश्चन करूं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे वेट ऑफ द सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। गुड आंसर। तो स्मॉल w बराबर कितना होगा दोस्तों, n इंटू एम डैश। गुड। यदि ऐसे ही यदि सॉल्वेंट की बात करें तो कैपिटल N बराबर कितना होगा, कैपिटल W बाय एम नॉट। तो कैपिटल W बराबर क्या होगा, n इंटू एम नॉट। कुछ नहीं करना है, छोटा छोटा काम है, इसको लाकर यहाँ पुट करेंगे और इस वाले टर्म को यहाँ पुट करेंगे। तो चलिए पहले इसको रखते हैं, तो कितना होगा दोस्तों, n इंटू एम डैश हुआ, और इसको लाकर रखेंगे तो कितना होगा, n इंटू एम नॉट हुआ। सो सिंपल। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन। ये मास ऑफ सॉल्यूशन। अब थोड़ा मेरे पास स्पेस की कमी हो रही है, तो होप करता हूँ आप लिख लिए होंगे। तो लिख लिए होंगे तो मैं बाकी चीज़ों को ऊपर से ही मिटाता हूँ। ठीक है, ओके। तो मेरे पास जो अभी फॉर्मूला बना था वो बना था कैपिटल M इंटू 1000 इंटू n बाय में क्या था, यहाँ पे था वॉल्यूम इन ml। वॉल्यूम को हम लोगों ने क्या लिखा था, मास बाय डेंसिटी। तो मास का वॉल्यूम कितना है तो दोस्तों, m इंटू एम डैश प्लस n बाय एम नॉट, बाय में कितना है, रो। क्यों नहीं काम करें, इस वाले टर्म को यहाँ पे लाकर रखना। इस वाले टर्म को जब हम लोग यहाँ पे लाकर रखेंगे तो 1000 इंटू एन, रो कहाँ जाएगा दोस्तों, रो ऊपर जाएगा दोस्तों, नीचे क्या रहेगा, n इंटू एम डैश प्लस n इंटू एम। चलो अच्छी बात है, यहाँ तक आप समझ गए। कुछ नहीं करना है, अगेन वी आर डूइंग सिंपल वर्क। ऊपर वाले टर्म को भी n प्लस एन से डिवाइड करते हो, नीचे वाले को डिवाइड करते हैं, तो 1000 इंटू एन बाई एन प्लस एन इंटू रो बाई एन इंटू एम डैश बाई एन प्लस एन प्लस कैपिटल एन बाई एन प्लस एन
इनटू क्या लेंगे दोस्तों, m नॉट। जहां तक तुम जान रहे हो दिस टर्म बिकम्स व्हाट, दिस टर्म बिकम्स व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या होगा, रो होगा। और यहां पे ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, दिस बिकम द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इनटू क्या होगा, रो होगा। अब आप खुद ही समझ लो, दिस टर्म बिकम्स ऑल्सो, इसको भी क्या लिखेंगे, ये भी होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू m डैश, और ये जो मेरा टर्म है ये बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या लिखेंगे दोस्तों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनटू लिखेंगे m नॉट। तो ये हम लोगों का था कैपिटल M का फॉर्मूला। तो कैपिटल M का फॉर्मूला क्या निकला, कैपिटल M का फॉर्मूला आपको फाइनली याद रखना है, वो कुछ ऐसा है 1000 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू रो, बाय में क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या लिखेंगे m डैश, प्लस क्या लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू में क्या लिखेंगे दोस्तों m नॉट। तो ये हम लोगों का रिलेशन निकल गया मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। तो बाकी चीजें यदि आप भूल भी जाते हो तो नो मैटर, बट ये आपको याद रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन दिया था, मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा और डिस्कस भी करूंगा। तो मोल फ्रैक्शन का दो रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रहा। अब हम लोग टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो ये हम लोग का था मोल फ्रैक्शन तीसरा। अब हम लोग का फोर्थ एक इंपॉर्टेंट है, इससे भी कंसंट्रेशन मेजर करते हैं, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में इसके कॉन्सेप्ट पढ़े पढ़े मिलेंगे, तो आपको एक मौका है, इसको आप अच्छे से एक बार और सीख लीजिए कि ये होता क्या है बेसिकली। सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनीशन की बात करते हैं। इसका डिफिनीशन क्या होता है उसका डिस्कशन करें। इसका डिफिनीशन होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, number of gram equivalent of solute present in 1 liter solution, present in 1 liter solution, 1 liter of solution is called normality। normality अच्छी बात है, ये नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बार बार यूज होने वाला टर्म, तो आज क्यों ना इसको अच्छे से समझ लें। बोलो नंबर ऑफ मोल तो पता है, पर ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं दोस्तों। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का जो सिंपलेस्ट तरीका है वो कुछ ये है, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अब वेट तो पता है, फिर एक क्वेश्चन उठता है हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकालेंगे ये तो पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक बार अगेन कम बैक करेंगे नॉर्मेलिटी वाले रिलेशन में। तो एक छोटा सा टारगेट मेरे लिए रहा वो ये कि हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें। देखो इक्विवेलेंट वेट निकालने का बेसिकली बहुत सारा केसेस मिलेगा आपको। जैसे हम लोग केस 1 की बात करते हैं, एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट का यदि आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसका सिंपल सा तरीका है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। ओके, जैसे हम लोग बात करें सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23 और वैलेंसी कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा 23 होगा।
मैग्नीशियम का यदि करें दोस्तों तो कितना होगा 24, बाय में क्या लिखेंगे 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। एल्युमिनियम का कितना होगा दोस्तों, तो एटॉमिक वेट 27/3, तो कितना हो जाएगा 9। बोलो जहाँ वेरिएबल वैलेंसी होगा वहाँ क्या होगा, तो वेरिएबल वैलेंसी में ध्यान देना है कि इस पे चार्जेस कितना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको डिवाइड कितने से करेंगे 2 से। यदि मुझे Fe3+ का निकालना है तो क्या करेंगे, इसके एटॉमिक वेट से कितने को डिवाइड करेंगे दोस्तों 3 से। तो जहाँ वेरिएबल वैलेंसी है वहाँ पे देखना होगा इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट इस एलिमेंट का क्या है, इस पे चार्जेस कितना है। तो ये था हम लोग का एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालने का मेथड। दूसरा है इसमें एसिड, सेकंड है एसिड। एसिड का कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट, एसिड का ओके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। ओके, कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है उससे डिवाइड करते हैं। इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग बेसिसिटी। क्या यूज करते हैं, बेसिसिटी। अब देखिए जरा एग्जांपल्स। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 होगा और कितने हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेसेबल हैं 2, तो डिवाइड कितने से करेंगे 2 से, तो 98/2 कितना हो जाएगा 49। ये इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की संख्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट बाय हाउ मेनी हाइड्रोजन आर रिप्लेसेबल, हाइड्रोजन रिप्लेसेबल कितने हैं 1, तो 1 से 36.5/1 कितना हो जाएगा 36। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आपने देखना है। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट बाय रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो कितनी 1। यहां पे यदि हम लोग लिखें इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 कितना होगा दोस्तों, मॉलिक्यूलर वेट बाय हाउ मेनी हाइड्रोजन आर रिप्लेसेबल, कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। तो जितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होते हैं उसको हम लोग उससे हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह से यदि मैं आपसे पूछूं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3 कितना होगा, तो जनरल आंसर तो ये लगेगा कि यहाँ पे भी 2 रिप्लेसेबल था तो 2 से डिवाइड किए, 1 था तो 1 से, यहाँ भी नंबर कितना है 1, यहाँ भी तो 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड करेंगे। बट यहाँ 3 से डिवाइड करते नहीं है, यहाँ पे डिवाइड करते हैं 2 से। ऐसा क्यों, इसका सिंपल रीजन है इसका स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ इधर आप समझ गए होंगे। तो चलिए जरा इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें। इसका जब आप लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड OH OH और यहाँ होता है दोस्तों H। इतना आपको आइडिया होगा कि हाइड्रोजन वही रिप्लेस होता है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्डेड होता है। क्यों, क्योंकि इस कारण यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, तो इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल पॉजिटिव, तो यहाँ से इसकी रिलीज करने की टेंडेंसी ऑक्सीजन के साथ तो बनती है, बट फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में इतना अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है कि ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाए। तो ये ध्यान देना है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड हाइड्रोजन ही रिप्लेस होता है। इसकी बात करें, बोलो आपने यहाँ पे क्या है, इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में फर्क है। आप देख लो यहाँ पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड है दोस्तों, ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। तो ये भी डेल पॉजिटिव, ये भी डेल पॉजिटिव, ये भी डेल पॉजिटिव, तो ऑल दीज 3 प्रोटॉन्स आर रिलीज्ड। यहाँ पे ये तीनों प्रोटॉन रिलीज होगा, क्यों, क्योंकि ये तीनों का तीनों ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। ओके, तो होप करता हूं आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा दोस्तों कि यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, तो यहाँ इस वजह से 3 पे डिवाइड। बट ये तो एक इंपॉर्टेंट बात है ही, यदि इन जनरल पूछ दे कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा तो m/3 लिख दो, इसका कितना होगा तो m/2 लिख दो। बट मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन पुट करता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है।
इसके बाद हम लोग टॉपिक को आगे बढ़े। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 CaOH all twice plus H3PO4 that was converted into CaHPO4 plus 2H2। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मिल गया। अब ये गलती आप मिस्टेक ये आप मत करना कि आपने जैसे देखा यहाँ आपने देखा 3 हाइड्रोजन, आप तुरंत करोगे इक्विवेलेंट वेट बाय मॉलिक्यूलर मास बाय 3। यह आपका गलत होगा। बोलो क्यों गलत? इसलिए गलत होगा, यहाँ हाइड्रोजन 3 है बट आप बहुत केयरफुल होके देखिए, इस बेस ने यहां से 2 ही हाइड्रोजन को हटाया है, अभी भी 1 हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है। तो ये केयरफुल होके देखना है कि एक बेस का जब एसिड से रिएक्शन हो रहा है तो उस एसिड का कितना हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है बेस के द्वारा, या बेस कितने हाइड्रोजन को न्यूट्रलाइज कर रहा है। आप खुद इसको केयरफुल होके देखो इस इक्वेशन को। हाइड्रोजन यहाँ 3 है ये मान रहे हैं, बट इससे रिएक्ट करने के बाद अभी भी 1 हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है बचा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास हाइड्रोजन तो 3 है बट ये दिया कितना हाइड्रोजन, 2 ही हाइड्रोजन अपना इससे रिएक्ट किया। तो इसमें मौजूद हाइड्रोजन में से कितना हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज हो रहा है, कितना हाइड्रोजन इस बेस से रिएक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी। ओके, तो ये गलती आप मत करना है। इसका इक्विवेलेंट पूछे तो आपको लिखना है मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, क्योंकि ये 2 ही OH माइनस है और इसके 2 ही H प्लस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। 2 OH माइनस है तो 2 H प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा, 1 H प्लस न्यूट्रलाइज नहीं होगा, 1 H प्लस रिएक्ट नहीं करेगा, 1 H प्लस डिस्प्लेस नहीं होगा, रिप्लेस नहीं होगा। तो कितने से डिवाइड करेंगे दोस्तों? 2 से। तो 98/2 कितना करेंगे? 49। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पे आपको केयरफुल करना है। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4। कोई इक्वेशन वगैरह नहीं दिया हुआ है तो हम ये मान के चलेंगे कि इसमें तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं, सो वी कैन डिवाइड 3 वैसे केसेस में। लेकिन इक्वेशन के साथ दिया है तो आपको थोड़ा केयरफुल होकर देखना होगा कि आखिर कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं बाय द बेस। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। चलिए दूसरी बात करते हैं हम लोग बेस का। बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस होता है बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस। इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं रिप्लेसेबल OH के लिए, इसको करते हैं हम लोग एसिडिटी। ओके, जैसे यहां पे यदि मैं बात करूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो यहां पे कितने OH रिप्लेस हो सकते हैं? M/2। 2 OH माइनस रिप्लेसेबल है, तो जितने हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेसेबल होता है उतने से डिवाइड करता हूं। जैसे NaOH है दोस्तों, तो ये कितने OH रिप्लेस हो सकते हैं? 1 OH। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? M/1 लिखेंगे। ठीक वैसे ही हम लोग AlOH ऑल थ्राइस लिखते हैं, तो यहां से कितना हाइड्रोक्सिल रिप्लेस हो सकता है दोस्तों? 3। बट एक पर्टिकुलर रिएक्शन में मुझे ये देख लेना होगा कि वो कितने OH माइनस रिप्लेस हो रहा है। बट इन जनरल यदि पूछा जाए तो मुझे रिप्लेसेबल OH माइनस ही देखना है, बट एक इक्वेशन में दिया जाए तो देखना होगा कितना OH रिप्लेस हो रहा है। तो ये हम लोग का था बेस का। नेक्स्ट वी आर गोइंग सॉल्ट। सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? देखिए सॉल्ट का कैसे निकालें? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट is equal to molecular weight by charge on cation or charge on anion।
चार्ज होने में। ओके, केटायन पे क्या चार्ज है, ऐसे दोनों पे चार्ज इक्वल ही होगा सॉल्ट में, तो आप इसी से डिवाइड करेंगे, लेकिन उसके मॉड से डिवाइड करना होगा, मैग्नीट्यूड से। आप एक सॉल्ट लो AXBY, ये कैसे ब्रेक होता है दोस्तों, X से Y प्लस YB माइनस X, जैसे Al2SO4 ऑल थ्राइस कैसे ब्रेक करेंगे दोस्तों, 2Al 3 प्लस 3 सल्फेट माइनस 2। देखिए इन दोनों को प्रोडक्ट करो, 2 इंटू 3 6 एंड 3 इंटू 2 माइनस 6, तो आया कितना 6। तो यदि मुझे इक्विवेलेंट वेट Al2SO4 होल थ्राइस का निकालना है दोस्तों, तो m बाय मुझे 6 करना होगा, मैग्नीट्यूड से इसके डिवाइड कर देंगे। सो सिंपलेस्ट, जैसे किसी ने कहा फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na3PO4, क्या करेंगे, इसे मुझे ब्रेक करना होगा। कैसे ब्रेक करेंगे दोस्तों, Na3PO4 ये ब्रेक होता है 3Na प्लस, साथ में लिखते हैं PO4 माइनस 3। ओके, तो आप खुद ही देख लो, 3 इंटू 1 एंड 1 इंटू माइनस 3 कितना है, 3 ही आया। सो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na3PO4 इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय 3। ओके, आप इस तरह से एग्जांपल्स लेके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2 क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट बाय चार्ज कितना होगा, इस पे 2 और इस पे -2, तो 2 से डिवाइड करें। ओके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2SO4 कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, Na पे भी 2 और सल्फेट पे भी 2, तो कितने से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये था हम लोग का इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। मोस्ट ऑफ ये सारी चीजें आपको पता है तो और अच्छी बात। इसके बाद जो टर्म बन रहा है, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेन फोकस मेरा इसी पे करना था। ये कुछ ज़्यादा ही काम का है और ये कई जगह यूज होगा इन रिलेटेड टू द रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए अगला पार्ट हम लोग बढ़ाते हैं, वो ये है ऑक्सीडेशन, सॉरी इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and reducing agent। ओके दोस्तों, कैसे निकालेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, बट इसके कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको थोड़ा स्लोली और अच्छे से सिखा रहा हूँ। आप मेरे पैरेलल फोकस करिए और जहाँ डॉट है वहाँ पे पूछिए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू change in oxidation state, okay, equivalent weight of oxidizing agent or reducing agent is equal to molecular weight by change in oxidation state per molecule। ये थोड़ा ध्यान देने वाला टर्म, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोलेक्यूल। इसका एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों, इसको एग्जांपल से समझाना। इसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिस अभी करने जा रहे हैं। एक एक एग्जांपल में आपको टाइम दूंगा और एक एक एग्जांपल पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ओके, हाय फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताया कि इसके एग्जांपल देता हूँ, आपको एग्जांपल पे मेनली फोकस करना है। चलिए हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं इससे रिलेटेड। एक इक्वेशन लिखा हुआ आपको K2Cr2O7 plus 4H2SO4 that was converted into K2SO4 plus Cr2SO4
हाल थ्राइस प्लस 4H2O। ऐसे दोस्तों, तो मैं आपको बोला ही था कि इसको केयरफुल होकर देखने की जरूरत है और कैसे हम लोग निकालते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7। देखिए कैसे निकालेंगे, जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा ये तो आप निकाल लोगे। अब इसका मेथड सीखो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम लोग इस क्रोमियम का जो मेरा सेंट्रल एटम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। इसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जानते ही होंगे, और यदि आप भूल गए हैं तो एक बार फिर से देख लो। मैं आपको बताया था कि इसको लिखेंगे 1/2, क्योंकि पोटेशियम का 1 होता है। इसको x मान लिया तो 2x प्लस 7 - 2, ऑक्सीजन का यहाँ -2 होता है, दिस इक्वल्स टू 0, देन 2x इक्वल्स टू 12, देन x इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 6। ओके, ये हो गया +6। इसका निकालते हैं, इसका भी आप जानते होगे निकालना, Cr2SO4 होल थ्राइस। पूरे सल्फेट का होता है -2, तो इसका आपको निकालना है। तो आप इसको मान लो x, ठीक है, तो 2 × x हो जाएगा। और एक सल्फेट का होता है -2, तो 3 × -2 होगा दोस्तों। तो 2x = 6 होगा, तो x = कितना होगा, 3 होगा। होप करते हैं ये तो आप पहले से भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए। सल्फेट का -2, तो 3 × -2, इसका हमने x मान लिया, तो इसका 3 आ गया, ये 6 आ गया, दिस बिकम्स 3। ओके, चलिए अब देखो क्या है, बहुत सारे लोग इसमें जल्दीबाजी में क्या करते हैं ना, 6 से 3 गया, 3 गलत। ये काम आपको नहीं करना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है। कि हमने देखा तुरंत कर दिया। आपको एक बात मैं बताया था, वो मैं बताया था कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल लेते हैं, और ये गलती आप कभी मत करिएगा। तो करेंगे क्या, इसको दोनों को अलग करते हैं। K2Cr2O7 दैट वाज कन्वर्टेड इनटू Cr2SO4 होल थ्राइस। यहाँ पे +6 था, यहाँ पे +3 था। एक क्रोमियम का कितना आया था, तो 2 क्रोमियम है ना, टोटल बैलेंस देखना होगा। तो 2 क्रोमियम का कितना हुआ, 12। एक क्रोमियम का 3 था, तो 2 क्रोमियम का कितना होगा, 6। तो 12 से 6 गया तो कितने से डिक्रीज किया, 6 से किया। और यहाँ कितना है, 1 ही है, तो पर मॉलिक्यूल कितना होगा, 6 हो गया। ये ध्यान देना है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग निकालें, ये आपको ध्यान देना। लेकिन आप ये भी नहीं करना चाहते और फास्ट निकालना चाहते हो, उसका भी मेथड आप सीख लो। कई सारे एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं, तो इतने सारे एग्जाम्पल में नहीं समझ में आया तो कभी नहीं समझ में आया। आप खुद देख लो, ये कितना है दोस्तों, +6 है। ये कितना है दोस्तों, +3 है। आप एक काम ये कर सकते हो, 6 से 3 गया, कितने से डिक्रीज हुआ, 3 से। यहाँ जो नंबर है इस एटम में, इससे आप मल्टीप्लाई कर दो। ये हर जगह रूल एप्लीकेबल होगा, आप दूसरे एग्जाम्पल में भी देखना, जो नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, सेम वही आएगा। यहाँ नंबर कितना था, 2, तो 3 से 2 को मल्टीप्लाई किया, कितना है, 6। तो अगेन इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बाय 6। चलिए इसको और भी एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, एक इक्वेशन दिया हुआ है, 2Na2S2O3, it reacts with I2 to give 2NaI plus Na2S4O6। चलिए यहां देखते हैं, मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस वन। तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो कैसे इसका निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। Na2S2O3, इसको हमने मान लिया x, तो क्या लिखेंगे, 1 × 2 प्लस 2 × x प्लस 3 × -2 इक्वल टू 0, देन 2 इक्वल्स टू 4, देन x इक्वल्स टू कितना होगा, 2। तो यहाँ पे सल्फर का हमने निकाल लिया 2, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदलता है। यही सल्फर मेरा यहाँ पे गया है, तो चलो जरा इसका निकालते हैं। इसका कैसे निकालेंगे, Na2S4O6। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सेंट्रल एटम सल्फर जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता हो,
ऐसा भी केसेस देखेंगे जहाँ एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेंगे, वहां क्या करेंगे 1 into 2 plus 4x plus 3 into minus 2 equal to 0, then 4 equals to 10, x equals to 2.5. आप खुद ही ध्यान से देखो, सॉरी 6 होगा, आप खुद ही ध्यान से देखो तो इसका 2.5 आया। ओके, तो फिर वही गलती मत करिए कि हमने डायरेक्ट देखा 2 से 2.5 या 0.5, नहीं, आपको यदि ट्रिक से ही बनाना है तो आप देखो 2 से 2.5 गया, कितना गया 0.5, यहाँ पे नंबर कितना है 2, इस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो वही सेम आएगा। तो प्रोसेस से भी देख लेते हैं, प्रोसेस से इसको कैसे देखेंगे, चलो वो बताते हैं। ये तो ट्रिक हो गया, जिस ट्रिक से आपका सेम आंसर आएगा, कहीं गलत नहीं होगा। अब इसको जरा प्रोसेस से देखते हैं। Na2S2O3 दैट वाज कन्वर्टेड इनटू Na2S4O6। यहाँ पे एक सल्फर का आया था +2 और एक सल्फर का आया था 2.5, तो टोटल सल्फर यहाँ पे कितने हैं 4 इंटू 2 कितना होगा 8, 2.5 इंटू 4 कितना होगा 10। तो दोस्तों 8 से 10 गया, कितने से इंक्रीज किया 2 से इंक्रीज किया, इंक्रीज बाय हाउ मच, इंक्रीज इक्वल टू 2, बट फॉर हाउ मेनी मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल लेते हैं, ध्यान रहे, तो पर मॉलिक्यूल लेंगे तो 2/2 करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, वही सेम आया। आप देख लीजिए, नहीं क्लियर है तो एक बार फिर बताऊं, ट्रिक से आपको बनाना है तो आप डायरेक्ट देखो चेंज कितना हुआ, नंबर कितना है, नंबर से आप मल्टीप्लाई करो। प्रोसेस से बनाना है तो आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ पे टोटल सल्फर का निकालिए, यहाँ के टोटल सल्फर का निकालिए, फिर देखिए कितने से बढ़ा 2 से बढ़ा, बट फॉर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल, तो पर मॉलिक्यूल 2/2 कितना होगा। होप करता हूँ ये भी एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर, मैं आपको बताया था कि इसमें एग्जांपल मैं आपको बहुत सारा दूंगा ताकि आपको इसके पूरे फंडे क्लियर हो जाएं, आपको इसके कॉन्सेप्ट में कहीं आपको प्रॉब्लम्स नहीं है। मेरे से जितना मैक्सिमाइज होगा उतना मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताने का कोशिश करूँगा। जैसे एक और हमने ले रखा है एग्जाम्पल, AS2S3 प्लस 10NO3 माइनस प्लस 4H प्लस that was converted into 10NO2 plus 2ASO4 minus 3 plus 3S plus 3 plus 2H2। ओके, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस वन। दोस्तों यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, तो यहाँ AS और सल्फर दोनों का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। इसमें सल्फर का होता है -2, तो जब इसका -2 होगा तो इसका कितना होगा +3 होगा, और ये सल्फर यहाँ पे कितना में गया दोस्तों 0, तो -2 से 0 गया तो कितने से बढ़ा 2 से बढ़ा। फिर देखें यहाँ पे ये जा रहा है तो इसमें देख लो निकालेंगे तो भी आएगा, ये 5 आ जाएगा, x ले लो +4 इंटू -2 इक्वल टू नेट चार्ज -3, सो x इक्वल टू कितना होगा दोस्तों 5 होगा दोस्तों। तो चलो AS का हमने दिख लिया 5। अब आप खुद ही देखो, यहाँ पे वो तो उधर गया, अब देखो ये इधर जा रहा है, तो क्या आप देख रहे हो यहाँ पे खास बात देख रहे हो, मेरी बात को थोड़ा स्लोली सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। -2 से 0 गया बढ़ा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। +3 से +5 ये भी क्या हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसके दोनों स्पेसिस का ऑक्सीडेशन हुआ, इसका तो रिडक्शन हो गए। तो ऐसा केस जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के 2 एटम्स का आइदर ऑक्सीडेशन हो आइदर रिडक्शन हो, ऐसा ना हो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ हो, वो एक अलग केस बनेगा, मेरा अगला केस बनेगा। लेकिन यदि एक ही मॉलिक्यूल्स में एक एटम का ऑक्सीडेशन हो दूसरे का रिडक्शन हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम दोनों को ऐड कर देते हैं। कैसे, आप खुद देखो, ये -2 से 0 गया, कितने से बढ़ा 2 से, और नंबर कितना है यहाँ पे बोला था कितना 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6 होगा। यहाँ देखिए
3 से 5 गया, कितना से बढ़ा? 3 से 5 गया, कितना से बढ़ा? 2 से बढ़ा। लेकिन नंबर कितना है? ये नंबर देखिए, ये नंबर, तो कितना हुआ? 2। तो 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4। तो ऐसे कंडीशन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ AS2S3 आया मॉलिक्यूलर मास बाय 10। होप करता हूँ समझ गए होंगे। बट एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन कभी किया था, मुझे याद है, उसने कहा था इसको डिटेल्स में आप बताइए उस तरीके से सेम आ रहा है कि नहीं। चलो उसकी भी बात को पूरी कर देते हैं। उसने कहा इस तरीके से बताइए, देख लो बैलेंस्ड है ये भी। अब आप खुद ही देखिए कि यहाँ पे सल्फर का कितना? -2, यहाँ पे कितना? 0। अब मुझे एक बात बताओ, एक सल्फर का कितना? -2, तो 3 सल्फर का कितना? -6, और 3 सल्फर का कितना? 0। तो -6 से 0 गया तो बढ़ा कितना से? इंक्रीज्ड बाय हाउ मच? इंक्रीज्ड बाय 6। यहाँ तो नंबर है नहीं, तो पर मॉलिक्यूल यहाँ 6 से बढ़ा। ठीक वैसे दूसरे वाले एग्जांपल की जरा बात कर लें। AS2S3 दैट वाज कन्वर्टेड इनटू 2ASO4 -3। दोस्तों यहाँ पे कितना है? +3। यहाँ पे कितना है दोस्तों? +5। 3 से 5 गया, कितने से बढ़ा? 2 से। ओके ठीक है, एक का 3 है तो 2 का कितना होगा बताओ? 6 होगा। और यहाँ पे 2 का कितना होगा? 10 होगा। तो यहां भी कितने से इंक्रीज किया? इंक्रीज बाय, अगेन इंक्रीज इक्वल टू 4। तो 4 और 4 कितना हुआ? 10। सेम आंसर आ गया। तो या तो आप इसको इस तरीके से देखें या फिर इस तरीके से देखें, टाइम इसमें कम लगेगा। होप करता हूं आप दोनों प्रोसेस से समझ गए होंगे। लेते हैं अगला एग्जाम्पल। इसके बाद एक केस बनेगा डिसप्रपोर्शन रिएक्शन का, वो देखते हैं। एक केस लेके आ रहे हैं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। कोई नहीं, हम लोग अभी फिजिकली प्रेजेंट होकर एक दूसरे के सामने क्लास नहीं, आप होप करो कि हम सामने हैं और क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप बना रहे हैं। FeC2O4 दैट वाज कन्वर्टेड इनटू Fe3 प्लस CO2। बोलो बाकी क्या होगा? इक्वेशंस तो बैलेंस होगा ही, इसमें ज्यादा नहीं सोचना है। इसमें आपसे पूछा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस वन। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने का है। कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसका कितना हो जाएगा? +2। तो आयरन का तो +2 से +3 गया, कितने से बढ़ा? 1 से बढ़ा। लेकिन CO2 की जहां तक बात करेंगे तो ये CO2 क्या है? ये तो ऑक्सलेट है ना, C2O4 2 माइनस। तो चलो जब निकालते हैं, 2x + 4 इंटू -2 बराबर -2, 2x बराबर -2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 8। देन 2x इक्वल टू 6, x बराबर कितना होगा? 3। तो यहाँ पे एक कार्बन का है 3 और यहाँ पे एक कार्बन का कितना है? 4। आप वही सेम प्रोसेस लगाएंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट आएगा। 3 से 4 गया, कितने से बढ़ा? 1। नंबर कितना है? व्हाट इज द नंबर? नंबर देखो 2। तो 1 और 2 ये बढ़ ही रहा है, या दोनों बढ़े या घटे तो हम जोड़ देंगे। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर यहाँ 2 से यहाँ 1 से, तो मॉलिक्यूलर मास में कितना होगा? 3 होगा। गुड आंसर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझ गए हमें? देख लीजिए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल की कमी नहीं है, इतने में आपको एनी हाउ समझ में आना चाहिए। Fe2O3 प्लस SO2। इसमें कह रहा है इसका क्या होगा? कुछ नहीं, सो सिंपलेस्ट। आयरन का यहाँ पे +2 होगा, सल्फर का -1 होगा। और इस केस में तो आप निकाल ही सकते हो, आयरन का कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। यहाँ सल्फर का कितना हो जाएगा? +4। ऑक्सीडेशन स्टेट आपने डॉक्स में पढ़ा होगा। 2 से 3 गया, कितने से बढ़ा दोस्तों? 1 से बढ़ा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे -1 से 4 गया तो बढ़ा कितने से? 5 से। और नंबर कितना है? नंबर 2 है। तो कितना हो जाएगा? 10। तो 1 + 10 कितना होगा? 11। सो इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर मास बाय 11। आप देखो फिर से, आयरन का +2 से +3 गया, 1 से बढ़ा, ये -1 है तो -1 से 4 गया तो 5 से बढ़ा। लेकिन यहाँ नंबर कितना है? 2। और वो प्रोसेस लगाएंगे तो उस प्रोसेस से भी सेम आएगा, दोनों तरफ बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद सेम ही आएगा।
यहाँ भी बैलेंस करना होगा मुझे, 2 करना होगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा -2 होगा तो फिर बढ़ेगा 10, जोड़ेंगे आएगा 11, दोनों से सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल, CrBr3 that was converted into CrO4 -2 प्लस BrO4 माइनस। चलो बता देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्रोमियम का है +3, ब्रोमीन का है -1। यहाँ पे भी आप निकालना चाहोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों, +6 हो जाएगा। ओके, और यहाँ कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा +7। आप खुद ही देखो कितने से बढ़ा, 3 से, -1 से 7 गया, कितने से बढ़ा, 8 से, लेकिन नंबर कितना है, 3, तो जोड़ दो ना दोनों को तो कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर, तो 24 + 3 कितना हो जाएगा, 27। ब्रोमीन का -1 होता है, तो पहले तो आप देख लो कि 1 से गया तो बढ़ा कितने से, तो 7 -1 8 हुआ, 8 × 3, सेम प्रोसेस लगाएंगे वही आएगा। यहाँ भी आप देख लो, +3 से 6 गया, यहाँ नंबर कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं।